चाय लेंगी या कॉफी? एक बार जब यह महादेवी वर्मा से पूछा गया तो उन्होंने अपने हंसोड़ अंदाज में कहा, जिसमें जहर ज्यादा हो। लंबी जीवन यात्रा में महादेवी ने वे प्याले चुने जिनमें ज्यादा कड़वाहट थी, वे रास्ते चुने जिनमें ज्यादा कांटे थे, वे खिड़कियां चुनी जहां से भारतीय समाज का दारुण सबसे ज्यादा दिखता था। ऐसा ही कोई कठिन विकल्प चुनने की बात उनके मन में 1929 में आई। मन उचाट था। बीए करने के साथ ही महादेवी के गौने की, पति के घर जाने की बात शुरू हो गई थी। लेकिन महादेवी के मन में बचपन में हुए विवाह को लेकर लगभग कोई स्वीकृति नहीं थी। सोचा, क्यों न भिक्षुणी हो जाया जाए। नैनीताल चल पड़ी। मन बदलने, हवा पानी बदलने, धर्म बदलने। बौद्ध मत को लेकर उनके मन में हमेशा से आकर्षण रहा था। यह खिंचाव तब और गहरा हो गया था जब क्रॉसवेट में हाई स्कूल की छात्रा के तौर पर उन्हें सारनाथ जाने का मौका मिला था। लेकिन सतत असहमत महादेवी बौद्ध भिक्षु का तामझाम देखकर बेजार हो गईं। और बौद्ध भिक्षु था कि अपने और महादेवी के बीच में पंखा रखे था ताकि वो एक स्त्री को देख न सके। कामिनी उत्तेजना की चीज जो ठहरी। महादेवी ने सोचा, इतने कमजोर बौद्ध से दीक्षा क्यों ली जाए। लौट पड़ी। भाड़ में जाए ऐसा गुरु जो स्त्री को ध्यान भंग की चीज समझता हो। उन उथल पुथल के पलों में महादेवी नैनीताल से कुछ दूरी पर ताकुला पहुंच गईं, गांधी मंदिर में। क्या करना चाहिए मुझे का जवाब वहां मिलता सा लगा। गांधी में, गांधीवाद में जवाब था, जरूरी नहीं कि हर कोई सड़क पर आ जाए, आंदोलन में कूद पड़े। देश के सामाजिक पुनर्निर्माण की जरूरत उतनी ही है। तो जो इल्म हासिल किया है उसे बहनों में बांटो, बच्चों और वंचितों में बांटो। गांधी के रचनात्मक कार्यक्रम से प्रभावित होने का महादेवी का यह पहला मौका नहीं था। गांधी का ही असर रहा था कि सजने धजने वाली महादेवी ने जब यह देखा था कि गांधी सादगी अपनाने की पुकार लगाए हुए हैं, विदेशी कपड़ों की होली जलाने की अलख जगाए हुए हैं और अपने हाथों अपना कपड़ा बनाने की बात कर रहे हैं, खादी की बात कर रहे हैं, तो महादेवी ने खादी पहनने का फैसला लिया था। गांधी के असर से ही उन्होंने कभी अंग्रेजी में न बोलने का फैसला लिया तो जीवन भर निभाया भी। ताकुला में गांधी ने उन्हें एक बार फिर राह दिखाई। पहाड़ों से वो पहाड़ों से भी ऊंचे संकल्पों के साथ लौट रही थी। मन फूला हुआ बुरांश हो रहा था। इलाहाबाद लौटते ही उन्होंने यमुना पार अरैल के दलितों के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। झूंसी में भी उन्होंने इसी काम का बीड़ा उठा लिया। यह खरी और आडंबरहीन बौद्धिक सक्रियता थी। महादेवी अरैल करमू मियां के तांगे से जाया करती थी। अंग्रेजों के वक्त के जमुना ब्रिज से होकर तांगे वाले करमू मियां, उनके बारे में महादेवी ने कितने ही जज्बे से लिखा है। झूंसी वह नाव से गंगा पार करके जाया करती थी। महादेवी के लिए ये अंतर यात्राएं थीं। ये उनकी रचनात्मक परानुभूति के दायरे को बढ़ाती जा रही थीं। इस तरह उन्हें चरित्र मिल रहे थे। गुंगिया, बिबिया, भीखू, मुन्नू, मुन्नू की मां, जिन पर वे लगातार कलम चला रही थीं। भारतीय देहातों में पसरा हुआ दुख उनके रेखा चित्रों में आकार पा रहा था।
अब उनकी कविता के मैं में भारतीय स्त्री की विपत्ति की कराहें सुनाई देती थी। ताकुला में राह मिली थी, मकसद मिला था, लेकिन बेमेल ब्याह को लेकर महादेवी का मन इतना अशांत रहता था कि 1930 में लगा कि शरीर को क्षय रोग तोड़ रहा है। ज्वर रहा करता था। 2 सालों तक पढ़ाई रुकी रही, लेकिन महादेवी आगे पढ़ना चाहती थीं, एमए करना चाहती थीं। संस्कृत में, वेद में, पाली में, और वह भी काशी से। संस्कृतज्ञों की नगरी काशी से, सीढ़ियों और रूढ़ियों की नगरी काशी से, बौद्धों और अघोरियों की नगरी काशी से। संस्कृत में वेद तो आकर्षित करते ही थे, पाली में बौद्ध साहित्य को पढ़ने का खिंचाव कम नहीं था, और सारनाथ काशी के बगल में था। महादेवी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय पहुंची। 8 अक्टूबर 1974 को दिए एक भाषण में खुद महादेवी ने बताया था कि स्त्री और वह भी कायस्थ होने की वजह से काशी के पंडितों ने उन्हें वेद में प्रवेश नहीं दिया। उनके अपने ही शब्दों में, हिंदू विश्वविद्यालय ने तो भर्ती ही नहीं किया। उन्होंने कहा, ब्राह्मणेतर वर्ण और स्त्री, हम वेद नहीं पढ़ाएंगे। महादेवी का बनारस विश्वविद्यालय से वेद और पाली साहित्य पढ़ने का सपना मणिकर्णिका के शोक और उजाड़ में बदल गया। आहत महादेवी इलाहाबाद लौट पड़ी। हठ था कि पढ़ेंगे तो वेद ही, जन्म कोटि तक रगड़ हमारी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने उनके लिए जो दरवाजे बंद किए थे, इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने वे दरवाजे महादेवी के लिए खोल दिए। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के संस्कृत विभाग में उन्होंने प्रवेश ले लिया। विभाग में वह अकेली लड़की थीं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय और इलाहाबाद शहर के पर्यावरण में नए को समोने की ललक और लोकतांत्रिकता थी। यह शहर कम रूढ़िवादी था और किसी भी दूसरी जगह के मुकाबले यहां छायावाद कविता को ज्यादा स्वीकृति मिली हुई थी। यहां कोई रामचंद्र शुक्ल नहीं था जो छायावाद की तरफ भ्रिकुटी चढ़ाकर ही देखते थे। संस्कृत और पाली में दिलचस्पी का मतलब उनके लिए किसी भी तरह के पुनरुत्थानवाद में फंसना नहीं था। महादेवी ने अंततः इलाहाबाद को अपनी कर्मभूमि और मर्मभूमि बना लिया। उनके गीत हिंदी कविता में अहम जगह बनाने लगे थे कि उनके जीवन में एक निर्णायक मोड़ आया। एमए किया ही था कि 1933 में एक बड़ा कवयित्री सम्मेलन प्रयाग महिला विद्यापीठ में आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता महादेवी और सुभद्रा कुमारी चौहान ने की। सम्मेलन बेहद सफल रहा। हल्ला हो गया, वाह वाह हो गई। विद्यापीठ के कर्ता धर्ता संगमलाल अग्रवाल लगातार मशहूर होती कवयित्री और जोश से भरी शैक्षिक कार्यकर्ता से इतने प्रभावित हुए कि प्रयाग विद्यापीठ की बागडोर महादेवी के हाथों में सौंप दी। गांव-गांव जाकर शिक्षा और चेतना बांटने वाली महादेवी को एक बड़ा मंच मिल गया था। वह दीपक बन सकती थीं, रोशनी फैला सकती थीं। सब बुझे दीपक जलालू, सब बुझे दीपक जलालू, घिर रहा तम आज दीपक रागिनी, अपनी जगालू, घिर रहा तम आज दीपक रागिनी, अपनी जगालू। सब बुझे दीपक जलालू,
सब बुझे दीपक जला लूं। क्षितिज कारा तोड़ कर अब गा उठी उन्मत्त आंधी, अब घटाओं में न रुकती लास तन्मय तड़ित बांधी। धूलि की इस वीण पर मैं, धूलि की इस वीण पर मैं तार हर तृण का मिला लूं। सब बुझे दीपक जला लूं, सब बुझे दीपक जला लूं। विद्यापीठ का विस्तार होता गया और वह स्त्री शिक्षा का केंद्र बनता गया। यहां पढ़ने के लिए राजेंद्र प्रसाद और लाल बहादुर शास्त्री की बेटियां आईं, जबकि गांधी जी की भेजी लड़कियां तो यहां आती ही रहती थीं। अजीब खप्त थी मन में महादेवी के। किसी भी स्त्री को देखते ही वह उसे पढ़ाने के बारे में ही सबसे पहले सोचती थी। महादेवी के नेतृत्व में स्त्रियां स्त्रियों को जगाने का काम करने लगी। महादेवी के सामने कवींद्र रवींद्र का आदर्श था, जो शिक्षा को मुक्ति का दरवाजा मानते थे और जिनसे वह शांति निकेतन में और फिर इलाहाबाद में भी मिली थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस का साम्राज्यवाद विरोध महादेवी में कूट कूट कर भरा था। महादेवी गिरफ्तारी और बड़ी सजाओं का खतरा उठाते हुए ऐसे आंदोलनकारियों को विद्यापीठ में पनाह देती थी। विद्यापीठ के जरिए महादेवी को स्त्रियों के सपनों, निराशाओं, भय, आह्लाद, आकांक्षाओं को जानने पहचानने का मौका मिलने लगा। यह एक लड़की के अकेलेपन को जानना था, यह उसकी कैद को जानना था, यह उसकी उमड़ घुमड़ को सुनना था, उसकी बेकली को समझना था। स्त्री के लिए वह एक मामूली ही सही खिड़की खोल सकती थी। वह स्त्रियों को पढ़ा रही थीं और उन्हें पढ़ भी रही थीं। स्त्री की समस्याओं पर विमर्श का मौका उन्हें तब सचमुच हासिल हुआ जब उन्हें चांद की एडिटरी 1935 में मिली। इसके विदुषी अंक ने तो तहलका ही मचा दिया। महादेवी के चांद के संपादकीय खड़ी बोली हिंदी में स्त्री विमर्श की बड़ी कारगर बुनियाद रखते हैं। हिंदी में महादेवी नारी विमर्श की प्रणेता हैं। यह नारी विमर्श ठेठ उत्तर भारतीय है। इसमें स्त्री के संपत्ति के अधिकारों की बात की जाती है। बाल विवाह को अभिशाप माना जाता है। मर्दवादी नैतिकता पर सवाल खड़ा किया जाता है। आर्थिक आजादी को स्त्री की आजादी के लिए केंद्रीय बताया जाता है। महादेवी का यह नारी विमर्श हिंदी समाज में स्त्री की विपत्तियों से उपजा था। लेकिन नारी विमर्श उनके लिए बौद्धिक चरागाह नहीं था, वह उनकी संवेदना का अटूट हिस्सा था। उनकी गद्य रचना अतीत के चलचित्र में बाल विधवा भाभी आती है, यातनाओं से गुजरती और एक दिन गायब हो जाती बिंदा आती है, साफ सफाई करने वाली साबिया है, अनमेल विवाह की मारी मल्ली ताल की बिट्टो दिख जाती है। पहाड़ों के पीछे से पत्थरों में टूटती फूटती लक्ष्मा का आना होता है। स्मृति की रेखाएं में उनकी परानुभूति के दायरे में भक्तिन, बिबिया और गुंगिया हैं। इन स्त्रियों के बारे में महादेवी जैसी यशस्वी कवयित्री ने रेखा चित्रों और संस्मरणों जैसी विधाओं में लिखा, जिन्हें साहित्य में दूसरे तीसरे दर्जे की नागरिकता हासिल थी। बिबिया और गुंगिया पर तो
साहित्य के कैरियरवाद से मुक्त होकर ही लिखा जा सकता था। महादेवी ने ठीक यही किया। यह और बात है कि उनके रेखा चित्रों ने उन्हें साहित्य में भी एक और ही ऊंचाई दे डाली। महादेवी के रचना व्यक्तित्व में व्याप्त करुणा की पहली पाठशाला तो मां ही थी। मां हेमरानी की कोख से वर्मा खानदान में करीब 200 सालों के बाद बेटी का जन्म हुआ था, फर्रुखाबाद की गणेश गली में 20वीं सदी के पहले दशक में। बेटियों को जीने ही नहीं दिया जाता था, लेकिन पिता गोविंद प्रसाद को तो लगा कि दुर्गा आई हैं, इसलिए देवी का नाम रखा गया महादेवी। वह होली का दिन था। महादेवी अपना जन्मदिन होली को ही मनाया करती थी। उस दिन वातावरण में फागुन गूंजता, ठुमरी ठुमकती। महादेवी जब 5 साल की थी तो पिता अंग्रेजी पढ़ाने के लिए इंदौर के डेली कॉलेज में आ गए और महादेवी को एक मिशन स्कूल में भर्ती कर दिया गया। मिशनरी प्रार्थनाएं महादेवी को रास नहीं आती थी, लेकिन घर में मां के बोले पद गूंजते। जागिए कृपा निधान, जागिए कृपा निधान, पंछी बन बोले जागिए कृपा निधान, जागिए कृपा निधान। तो बालिका महादेवी ने भी सुने गए भजनों की तर्ज पर तुकबंदी शुरू कर दी थी। ठंडे पानी में नहलाती, ठंडा चंदन इन्हें लगाती, इनका भोग हमें दे जाती, फिर भी कभी नहीं बोले हैं, मां के ठाकुर जी भोले हैं। तो वैष्णवी मां ने करुणा और काव्य के पहले पाठ पढ़ाए। परानुभूति में पगने का यह प्रथम आयाम था। महादेवी के पिता जल्दी ही नरसिंहगढ़ रियासत के दीवान हो गए। वहां के राजा की युवा बहू को कविताई भाती थी। फिर क्या था, दोनों दोस्त बन गए। दोनों की मुलाकात कई बार रानी के पुस्तकालय में होती। तुकबंदियों और समस्या पूर्ति का आलम था। ब्रज में भी हाथ आजमा लिया जाता था। इंदौर और नरसिंहगढ़ की रियासतों में रिहाइश के चलते महादेवी में एक आभिजात्य आ गया, जो उनके व्यक्तित्व और काव्य व्यक्तित्व का अभिन्न हिस्सा बने रहे। नरसिंहगढ़ रियासत की रिहाइश के आखिरी दिनों में महादेवी का विवाह कर दिया गया। इसमें उनसे कुछ पूछा नहीं गया, उन्हें कुछ खास बताया नहीं गया। बारात आई तो वह खेल रही थी और फेरे हो रहे थे तो वह सो रही थी। यह एक बालिका वधू की नींद थी। उन्हें पूरे जीवन यह लगता रहा कि उनके साथ, एक बालिका के साथ नींद में धोखा किया गया। महादेवी ने इस विवाह पर बहुत कुछ खुलकर नहीं कहा, लेकिन उनका समूचा गद्य भारतीय स्त्री की बेड़ियों की खनखनाहट से गूंजता है। उनके मन में शायद लगातार यह फांस थी कि चयन के बुनियादी अधिकार से उन्हें वंचित क्यों किया गया। उनके ससुर जी नहीं चाहते थे कि लड़कियां पढ़ें, महादेवी पढ़ें। लेकिन बाल विवाह की भंवर में फंसी महादेवी के ससुर जल्दी ही नहीं रहे और महादेवी 1918 में इलाहाबाद आ गईं, तो धुन की पक्की महादेवी ने क्रॉस्थवेट में दाखिला लिया। एक बार फिर से छोड़ी गई पढ़ाई से आगे शुरू किया। क्रॉस्थवेट की फिजा में साम्राज्यवाद विरोध की तड़प और घुमड़ थी। नतीजा यह कि वह स्कूल की प्राचार्या कृष्णाबाई तुलास्कर के साथ आनंद भवन और स्वराज भवन हो आया करती थी, जो साम्राज्यवाद विरोध के गढ़ थे। इसी आने जाने में
उन्होंने कविताई के लिए इनाम में मिले चांदी के कटोरे को गांधी जी को सौंप दिया। यहां गांधी तो मिलते ही रहते थे, नेहरू की बहन महादेवी के साथ पढ़ती थी, तो जवाहर भाई के साथ तो खासा राबता था। क्रॉसवेट में उनकी पहचान सुभद्रा कुमारी चौहान से हुई, जिन्होंने जब यह सुना कि महादेवी गणित की कॉपी में कविताएं लिखती हैं, तो सबके सामने ला खड़ा किया कि लो इनसे मिलो, कविताएं लिखती हैं लेकिन छिपाकर, यह भी कोई छिपाने की चीज है क्या? इस बात का हल्ला सखी सुभद्रा ने लेडी सुंदरलाल छात्रावास में कर दिया, जहां दोनों ही रहा करती थी। महादेवी और सुभद्रा का क्रॉसवेट स्कूल में साथ इतना प्रगाढ़ हो गया कि उनकी मैत्री हिंदी की सबसे भावमय मित्रताओं में से एक है। क्रॉसवेट में महादेवी समस्या पूर्ति, देशगीत और तुकबंदी और ब्रिज के गलियारों से गुजरते हुए एक आधुनिक कवयित्री बनने की राह पर थी। 1922 के चांद के पहले अंक में उनकी कविता प्रकाशित हुई। क्रॉसवेट से बीए करते न करते 1929 में गौना सिर पर मंडरा रहा था। पंत के प्रभाव से उनकी कविता में उस पार आ रहा था, लेकिन महादेवी के लिए उस पार का मायने यह भी था कि वह एक थोपे गए संबंध के पार जाना चाह रही थी। कुहासा था जो पहले कविता संग्रह 1930 में प्रकाशित निहार की कविताओं में बहुत सघन भी है। काव्य में कच्चापन होने के बावजूद महादेवी ने छायावाद में अपनी उपस्थिति को दर्ज कर दिया था। 1932 में रश्मि, 1934 में नीरजा, 1936 में सांध्य गीत और 1942 में दीप शिखा के साथ वह हिंदी कविता का सबसे प्रामाणिक स्त्री स्वर बनती जा रही थी। फिर इस तरह स्त्री का दुख कहना हो या उसकी स्पृहाओं को स्वर देना हो। जड़ आलोचकों को भी जल्दी ही यह समझ में आने लगा कि स्त्री संसार की शब्दावली मुहैया कराने वाली वह पहली आधुनिक कवियत्री हैं, और महादेवी का व्यक्तित्व और रचना कर्म मातृ सत्तात्मकता का अभूतपूर्व प्रस्ताव है। कुछ भी हो, महादेवी की कविता को लेकर एक सवाल लगभग हर आलोचक पीढ़ी को परेशान करता रहा है। वह यह है कि महादेवी एक अग्रगामी शिक्षिका थी, गांधीवादी कार्यकर्ता थी, स्त्री की लड़ाई लड़ने वाली बहन थी, विद्रोहिणी थी, बौद्ध परिव्राजक की तरह परिभ्रमण करने वाली भिक्षुणी सरीखी थी, नारी विमर्श का परचम लहराने वाली बौद्धिक थी, दलितों वंचितों का वृत्तांत उकेरने वाली मानवतावादी थी, आजादी की लड़ाई के सेनानियों की मदद करने वाली कार्यकर्ता थी। तो ऐसा क्यों होता है कि उनकी कविता में बहुत दिखता सा बाह्य जीवन नहीं है? या कि सीधे कहें कि जिस समय वह कविता में सबसे ज्यादा सक्रिय हैं, उस वक्त के स्वतंत्रता आंदोलन के दौर का धूल धुआं वहां नहीं है। और तो और गीतों में उनके अपने ही रेखा चित्रों के चरित्र यहां नहीं है। कविताओं में कोई गुंगिया नहीं है, बिबिया नहीं है, मुन्नू नहीं है, मुन्नू की माई नहीं है, यहां केवल मैं है। इस तरह महादेवी एक पहेली जान पड़ती हैं। प्रिय मैं हूँ एक पहेली भी, प्रिय मैं हूँ एक पहेली भी,
एक पहेली भी। लेकिन क्या महादेवी की कविता सचमुच एक पहेली है? दरअसल कविता में महादेवी अपने लिए जगह चाहती थी, अपने लिए भी। निराला की तरह उन्होंने मैं शैली अपनाई, लेकिन उनका मैं स्त्री के दुख का मैं है। यह उसके कारावास का मैं है। यह स्त्री की इच्छाओं का मैं भी है, भारतीय स्त्री की इंद्रियता का मैं। व्यक्ति अपना सुख दुख कहे वो तो कभी है ही नहीं। अपने सुख दुख की बात में जो रात दिन लगा रहेगा वो फिर बड़ी बात नहीं कहता। खड़ी बोली हिंदी में पहली बार कोई स्त्री अपनी इंद्रिय इच्छाओं को डंके की चोट पर कह रही थी। कविता में यह रेडिकल होना था। पुरुष प्रधान कविता की देवमाला में यह काली होना था। गूंजने के बावजूद यह धीमी आवाज की कविता थी। लेकिन एक अर्ध सामंती और अर्ध पूंजीवादी समाज में स्त्री की कामनाओं का क्या मोल? तो स्त्री वियुक्त है, विरह सहती है। निमिष से मेरे विरह के कल्प बीते, निमिष से मेरे विरह के कल्प बीते। यह विरह उसका निर्वासन है। यह उसका लगभग अपने से भी निर्वासन है, अपनी इच्छाओं से भी निर्वासन। ऐसे में आत्मनिर्वासित स्त्री एक दीपक की तरह जलती है। मधुर मधुर मेरे दीपक जल। और अगर दीपक बुझ रहे हैं और स्त्रियों के चेहरे स्याह हो रहे हैं तो उन्हें फिर से आलोकित करना होगा। तो महादेवी की कविता में विरह या कि विलगाव से बाहर आने की जद्दोजहद कम नहीं है। महादेवी की कविता में साथी की तलाश का आग्रह गूंजता है। दोस्त चाहिए। एक लोकतांत्रिक हमसफर, मर्द नहीं। इस तरह की कविता में एक परिमार्जित पुरुष और इसलिए सुधरे हुए समाज का यूटोपिया है जहां कम क्रूरताएं हों। तो इस शांत सी लगने वाली कविता में एक आत्मवान समाज का मांग पत्र नथी है। तो जो निजी है वह राजनीतिक भी है। पर्सनल इज पॉलिटिकल। इसीलिए महादेवी ने अपने समय की बहुत दिखती सामाजिक राजनीतिक हलचलों को अपनी कविता में लाने की जरूरत नहीं समझी। उनके लिए तो पर्सनल ही पॉलिटिकल था। उन्होंने बिना किसी लाग लपेट के प्रेम की मांग की और यह उद्घाटन कि उनके पास इच्छाएं हैं, एक स्त्री की इच्छाएं। तो स्त्री की इच्छाओं को कहना अधिकार की मांग है। अली कैसे उनको पाऊं, अली कैसे उनको पाऊं, कैसे
महादेवी ने बहुत सोच समझकर अपना काव्य पथ चुना। वह अपनी प्रिय सहेली सुभद्रा कुमारी चौहान की तरह ओज वाली कविताएं लिख सकती थी। शुरू में उन्होंने लिखी भी थी, लेकिन अंततः प्रगीत नहीं, गीत जीता, जिसमें वह अपनी हर सांस का हाल कह देना चाहती थी। महादेवी के गीत संगीत और शब्द का अनूठा संगम है। उनकी कविताओं को क्रॉस्टवेट के ही दिनों में उनकी दोस्त सावित्री मुखर्जी संगीतबद्ध किया करती थी। मुखर पित औले बोल, मुखर पित औले बोल, हठीले हौले हौले बोल, हठीले हौले हौले बोल, मुखर पित औले बोल, मुखर पित औले बोल, हठीले हौले हौले बोल, हठीले हौले हौले बोल। उनके शब्द चयन में रणन है, ध्वन्यात्मकता है, लय है, विराग है, गूंज है, वह मंद्र है, वह वैकल्य है, वह कैवल्य है। उनके गीत अवसाद का ओपेरा है। महादेवी के गीतों में स्त्री को उसकी एकांतिकता, आइसोलेशन में नहीं, एक बृहत मानवीय स्कीम के हिस्से के तौर पर देखा गया। इसलिए उनकी कविता में लोक मंगल का बहुत बुनियादी एजेंडा है। मनुष्य का अंतर्मन है, शांति खोजता ही है, विश्राम खोजता ही है। एक जगह न मिले तो दूसरी जगह खोजेगा। स्त्री दोहरा सर्वहारा है, लेकिन पुरुष का शोषण भी इसी तंत्र में होता है। अली मैं कण कण को जान चली, सबका क्रंदन पहचान चली, सबका क्रंदन पहचान चली, सबका क्रंदन पहचान चली। कहना चाहिए कि उनके गीतों में बहुत मूलगामी सकारात्मकता है। धूसर के खिलाफ यह रंग की कविता है और अंततः किसी अंधेरे में एड़ियां रगड़ने के खिलाफ उजाले की ओर बढ़ने की। तो एक परिपूर्ण मनुष्य चाहिए। युद्धों, कलह और वैमनस्य से भरी दुनिया में यह विकल्प की तलाश थी। इसके लिए प्रदत्त दुनिया को खारिज करके एक नई दुनिया भी रचनी पड़े तो क्या? प्रदत्त दुनिया के पार जाने के लिए आकुल महादेवी को पहाड़ सम्मोहित करते थे कि जैसे वे पृथ्वी को लांघने की आखिरी बाधा हो, कि जैसे उन्हें पार करते ही वह एक प्रति संसार पालेंगी। महादेवी की कविता पार जाकर किसी बेहतर दुनिया को पाने का विचार है। उन्नीस 1934 में वह बद्रीनाथ की यात्रा पर निकल पड़ी, काठगोदाम से पैदल ही। रास्ते में रामगढ़ पड़ता था। यहां सेब के बागात, सीढ़ीदार ऊंचाइयों, पहाड़ों पर आते जाते बादलों और यहां से दिखने वाली नंदा देवी की चोटी ने मन मोह लिया। इस समय तक हिंदी कविता में महादेवी की कीर्ति ने एवरेस्ट की चोटी जितनी नहीं भी तो नंदा देवी की ऊंचाई तो हासिल कर ही ली थी। इसलिए जब उमापति नाम के एक पर्वत पुत्र ने उनको यहां जमीन दी तो उन्होंने देखते न देखते 1937 में मीरा कुटीर नाम की एक कुटिया डाल ली
अपनी प्रिय कवित्री की याद में। 4 साल पहले ही उन्होंने मीरा जयंती का आयोजन किया था। मीरा ने मध्यकालीनता के बंद दरवाजों वाले समाज में स्त्री की अस्मिता के लिए दरवाजा तलाशा था। स्त्री के लिए आधुनिकता की लड़ाई लड़ती महादेवी ने भी यही किया। बंद खिड़कियां खोली, दरवाजे खोले। रामगढ़ में मीरा कुटीर के निर्माण के बाद तो करीब 1960 तक वह लगातार यहां आती रही। महादेवी पहाड़ों पर सैलानियों की तरह नहीं आती थी। यहां आना इलाहाबाद के नजदीक अरैल जाने की तरह ही था। यह जीवन को जानने का हिस्सा था। यहां से हिमालय दिखता था। तो महादेवी ने हिमालय को खूब देखा। हिमालय को उन्होंने देखा तो उसे बनाया भी। हिमालय उनके भीतर इतना बसता गया कि 1963 में उन्होंने इसी नाम से हिमालय पर लिखी तमाम कवियों की कविताओं का चयन संपादित किया। मीरा कुटीर में उन्होंने दीप शिखा की कविताएं लिखी और उसमें दिए गए चित्र भी यहीं बनाए। उन्नीस 1942 में प्रकाशित दीप शिखा उनका अंतिम सबसे महत्वपूर्ण कविता संग्रह है। मीरा कुटीर से बर्फ को देखते हुए उन्होंने जीवन दीप की बात की। यह मंदिर का दीप, इसे नीरव जलने दो। मीरा कुटीर के बगल से आते जाते बादल दिखे तो ठुमरी की शैली में उन पर कलम भी चला दी। कहाँ से आए बादल काले, कजरा रे मतवाले। कहाँ से आए बादल काले। यहां से पहाड़ों का सौंदर्य दिखता था तो पहाड़ों का दारिद्र्य भी दिखता था। बोझ ढोती स्त्रियां दिखती थीं। घर के लिए कदम बढ़ाती पर्वत पुत्रियां दिखती थीं, बोझ से टूटती। रामगढ़ में उनके पास आती लक्ष्मा के बारे में लिखना पहाड़ की स्त्री के पहाड़ जैसे संताप को लिखना था। उन्नीस 1939 में उन्होंने दोबारा बद्रीनाथ की यात्रा की, इस दफा भी पैदल ही। इन यात्राओं का नतीजा था कि उन्होंने पर्वत पुत्रों धनी सिंह और जंग बहादुर सिंह जैसे कुलियों पर लिखा, पहाड़ों में महादेवी आई ही नहीं, यहां से वह उन बहनों को प्रयाग महिला विद्यापीठ ले भी गईं जो पढ़ना चाहती थीं। वह आती थीं तो उमागढ़ में छोटी मोटी पाठशाला खोल दिया करती थीं। कंधे से कार्यभार का भार हल्का ही नहीं होता था। तो महादेवी पहाड़ों में सैलानियों की तरह नहीं, शैक्षिक कार्यकर्ता की तरह, परानुभूति संपन्न कवियत्री की तरह, चित्रकार की तरह, समाज की बेहतरी के लिए चिंतित की तरह, पहाड़ियों के दुख और हक को कहने सुनने वाली बहन की तरह आया करती थी। अकारण नहीं कि 1936 में ताकुला में उन्होंने महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए महिला सेवा ग्राम नाम की एक संस्था खड़ी कर दी, जो दान में दी गई 36 एकड़ जमीन पर बनाई गई थी।
यहीं एक सांस्कृतिक संस्था उत्तरायण भी बना दी, जिसके तहत 1955 में उन्होंने ताकुला में अंतर प्रदेशीय साहित्यिक शिविर का आयोजन किया, जिसकी खासी धूम रही। इसी साल इलाहाबाद में उन्होंने रंगवाणी नाम की नाट्य संस्था का गठन किया। उनके संस्पर्श से संस्कृति का कोई इलाका अछूता नहीं रह गया था, तो चित्र ही उनके दायरे से बाहर कैसे रह सकते थे। महादेवी हिंदी ही नहीं, संसार की किसी भी भाषा के उन बहुत ही थोड़े रचनाकारों में से हैं जो कविता लिखने के साथ चित्रकला को भी साध रही थी। इस मामले में एक बार फिर उनकी तुलना अगर किसी से की जा सकती थी तो वह रविंद्रनाथ ठाकुर थे। मैं जो चित्र बना पाती, महादेवी ने जब यह लिखा तो ऐसा लगता है कि वह चित्रों को लेकर बहुत आश्वस्त नहीं थी, लेकिन कम से कम उनके रेखांकनों को देखकर ऐसा लगता है कि उनका हाथ सधा था। इन रेखांकनों में वह एक बियाबान रचती हैं। चीजों और मनुष्यों के साथ एक उदास आत्मीयता यहां दिखती है। लगता है कि वह यूरोपीय चित्रकार गोया जैसे चित्रकार की राह ले सकती थी, लेकिन संपर्क में वह आई प्रयाग महिला विद्यापीठ के कला अध्यापक शंभुनाथ मिश्र के, जो अवनींद्रनाथ टैगोर की परंपरा में थे और क्षितींद्र के शिष्य थे, जिनका संबंध कहीं अजंता कला से जुड़ता था। बौद्ध मत की ओर झुकी महादेवी को इस बौद्ध शैली ने आकर्षित किया। महादेवी के इंडियन इंक में बने चित्र अपने संतुलन, देह यष्टि, गति, रूपाकार, अभिव्यंजना के मामले में बेमिसाल हैं। उनमें मूर्ति का ठोसत्व और मूर्तित्व दिखता है। 1938 में प्रकाशित यामा के चित्र इसी ओर इशारा करते हैं, जिसमें कविता और चित्र की जुगलबंदी है। इस पैमाने पर इससे पहले कम से कम हिंदी में ऐसा कभी नहीं हुआ था और उसके बाद भी संभव नहीं हो पाया। महादेवी ने बहुत सारे चित्र वॉश शैली में कागज पर बनाए हैं। इनमें जल रंगों का इस्तेमाल किया गया है। यामा में वॉश शैली के कुछ चित्र संकलित हैं। दीप शिखा में तो इस शैली के 51 चित्र दिए गए हैं। यहां चित्र पर ही कविता लिख दी गई है। कई बार लगता है कि वह कागजों पर चित्रात्मक विमर्श कर रही हो, कि जैसे यह पुरुष के वर्चस्ववादी पठार में सत्ता संघर्ष हो, स्त्री के अपने इलाके के लिए। कविताओं की तरह उनके चित्रों में भी स्त्री की स्पृहा के वृत्तांत आए। जाहिर है, ऐसी स्त्री को लेकर पुरुष प्रधान हिंदी समाज के पास अफवाह में होने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता था। लेकिन महादेवी ने इसकी कोई परवाह नहीं की। न तो उन्होंने अपनी हंसी पर लगाम लगाई और न ही मित्रताओं पर। छायावादी कवियों के साथ उनकी मैत्री मिथक की तरह है। पंत को उन्होंने पहली नजर और मुलाकात में लड़की समझा, लेकिन जब यह जान भी लिया कि वह पुरुष ही हैं, तो वह उनसे सखी से मिलने की मधुरता के साथ ही मिलती थी। फकीरी ठाठ वाले निराला जब तब महादेवी के यहां धमक जाते। बहुत गर्व से वह उनकी बहन बनी। पंत की तरह महादेवी वादों के भुलावे में नहीं पड़ी, लेकिन निराला की तरह वह बहुत प्रयोग धर्मी भी नहीं थी। अपनी अंतर्वस्तु और शिल्प को लेकर उनमें बहुत दृढ़ता दिखती है। इस मामले में उनका मिजाज प्रसाद से काफी मेल खाता था, जिनसे वह केवल एक बार मिली। भागलपुर जा रही थी। रास्ते में बनारस पड़ता था। उतर गई। पूछते पूछते प्रसाद के घर पहुंची। खुद महादेवी ने पथ के साथी में लिखा है कि उस समय प्रसाद कामायनी का दूसरा सर्ग लिख रहे थे, जिसे वह अपने मकान के अहाते में शिव मंदिर के एक स्तंभ से टिककर लिखते थे। महादेवी खुद सांध्य गीत लिख चुकी थी।
प्रसाद ने कहा, आप तो कविताओं वाली महादेवी जी नहीं लगती। तो महादेवी ने भी चुटकी दी, आप ही कहां कविताओं वाले प्रसाद लगते हैं। महादेवी ने प्रसाद का बहुत भावमय चित्र बनाया और साहित्यकार संसद के तत्वावधान में 1955 में प्रसाद महोत्सव मनाया। स्मृति के आधार पर कृतज्ञ होने की संस्कृति का पाठ कोई उनसे सीखे। अपने समकालीन से कितना राग। महादेवी गिरोहवाद में फंसी बाद की पीढ़ियों के लिए सबक की तरह है। एक पुल की तरह थी महादेवी। अपने बियाबान में भी सबको सब तक पहुंचाती। महादेवी ने अपना परिवार नहीं बनाया, लेकिन इस बात को उन्होंने ग्रंथ ही नहीं बनने दिया, बल्कि जैसे इसकी भरपाई के लिए ही वह निरंतर साहित्यिकों, साथ में काम करने वाले लोगों को एक बड़े परिवार का हिस्सा मानती रहती थी। कविता में बहुत निजी होने के बावजूद मन से वह बहुत पारिवारिक थी। इस आत्मीयता का ही तकाजा था कि साहित्यानुरागी गंगा प्रसाद पांडेय और फिर उनके बेटे रामजी पांडेय उनके बंगले के एक हिस्से में रहने लगे और अब तो उनकी चौथी पीढ़ी इसमें रह रही है। महादेवी का परिवार बहुत बड़ा था। इसमें मोर, नेवले, खरगोश, बिल्लियां, तोते वगैरह समा गए, जिनके बाकायदा नाम थे। तो नीलकंठ मोर का नाम था, सोना एक हिरण का, खरगोश को पंचतंत्रीय नाम दिया गया दुर्मुख, गाय थी गौरा, कुत्ता था नीलू, निक्की एक शैतान नेवले का नाम था और रोजी एक कुतिया का, और गिल्लू नाम की गिलहरी तो पूरी हिंदी में विख्यात हो चली है। बचपन से ही इन बेजुबानों को महादेवी ने पाला ही नहीं, इन पर लिखा भी, और उस किताब को नाम भी क्या खूब दिया, मेरा परिवार। जिस समय हरे को लेकर बहुत हल्ला नहीं भी था, पर्यावरणीय परानुभूति की ऐसी मिसाल ढूंढने से भी नहीं मिलती। लेकिन अगर गिल्लू गिलहरी की चिंता उनकी नींद उड़ा सकती थी, तो किसी साहित्यकार बंधु की विपन्नता या उसके हितों की उपेक्षा उन्हें क्या कम परीक्षा करती। लेखक के आत्माभिमान की लड़ाई लड़ने वाली महादेवी लगातार साहित्यकार के बारे में सोचती रहती थी। इसी के चलते गंगा के किनारे इलाहाबाद में रसूलाबाद में एक भवन खरीदा गया। मुराद यह थी कि हिंदी लेखक के लिए कुछ ठोस किया जाना चाहिए। उसके लिए एक ऐसी जगह हो जहां वह निश्चिंत होकर रह सके, काम कर सके, उसे उसकी रॉयल्टी समय पर और सही तरीके से मिल सके, एक कोऑपरेटिव हो। संसद की स्थापना के लिए तुरंत दद्दा मैथिली शरण गुप्त ने 10,000 रुपए की राशि निकाल कर दे दी। हिंदी लेखक की अकिंचनता, खास तौर पर निराला जैसे महाकवि की अर्थ के मोर्चे पर निस्सहायता देखकर वह विचलित होती थी। साहित्यकार संसद लेखकीय हितों को केंद्र में रखकर सोचा गया एक बड़ा और अग्रगामी स्वप्न था। इस ओर ठीक ही इशारा किया गया है कि अन्य बातों के अलावा महादेवी साहित्यिकों की मिलन स्थली के रूप में पुरुष प्रधान कॉफी हाउस का विकल्प तलाश रही थी। साहित्यकार संसद का भवन इसके लिए बहुत ठीक था। यहां से गंगा दिखती थी। महादेवी ने इस भवन का बहुत साध से पुनर्निर्माण करवाया। इस भवन में निराला रहे भी और बहुत थोड़े समय के लिए अश्क। संसद ने 1951 में एक बड़ा अखिल भारतीय लेखक सम्मेलन आयोजित किया। संसद के तत्वावधान में साहित्यकार जैसी पत्रिका का प्रकाशन भी शुरू किया गया। लेकिन बड़ी साध से महादेवी ने जिस संसद की परिकल्पना की थी, अंतर्कलह
और छोटेपन की मारी हिंदी जाति के पठार पर वह संसद शोर, अफवाह और तूतू मैमे का शिकार हो गई। लेखक के हितों को लेकर देखे एक बड़े स्वप्न के टुकड़े हो गए। 1955 तक वह स्वप्न ढह चुका था। स्वप्न शमशान में बदल गया। विडंबना ही कही जाएगी कि इलाहाबाद में रसूलाबाद साहित्यकार संसद के तौर पर नहीं, मुर्दा घाट के तौर पर जाना जाता है। महादेवी को अपनी साहित्यिक यात्रा में प्रतिभा का लोहा मनवाने के लिए लगभग कोई संघर्ष नहीं करना पड़ा। आरंभ से ही यश का एक विनम्र सूर्य उनके साथ चलता रहा। सेक्सरिया पुरस्कार, द्विवेदी पदक, मंगला प्रसाद पारितोषिक, साहित्य अकादमी के संस्थापक सदस्य बनाया जाना, कुमायूं, विक्रम और काशी विश्वविद्यालय की मानद उपाधियां और पद्म भूषण, क्या नहीं मिला उन्हें? 1982 में उन्हें भारत भारती और 1983 में ज्ञानपीठ मिला। भारत भारती उन्होंने इंदिरा गांधी के हाथों लिया तो इसकी बड़ी लानत मलामत हुई। कहा गया कि जिस इंदिरा गांधी की घनघोर निंदा उन्होंने हिंदुस्तानी एकेडमी हॉल में आपातकाल लगाने के लिए बहुत बेबाकी से की थी, उनके हाथों से पुरस्कार लेने का क्या तुक बनता था। दरअसल महादेवी ने तो आपातकाल का विरोध करने वालों को प्रयाग महिला विद्यापीठ का हॉल भी मुहैया करवाया था, गिरफ्तारी का जोखिम उठाकर। एक तंत्रीय रवैये वाली थैचर के हाथों ज्ञानपीठ लेने की भी काफी आलोचना हुई। क्या बहुत सूझबूझ वाली महादेवी ने इंदिरा गांधी और थैचर के तानाशाही रवैयों से वाकिफ होते हुए भी उनसे पुरस्कार इसलिए ले लिया कि स्त्री के सशक्तिकरण के लिए हमेशा विकल महादेवी इन दोनों को स्त्री शक्ति का प्रतीक भी मानती रही हूं, कौन जाने। पुरस्कारों ने महादेवी के न रहने पर भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। मृत्यु के बाद अगले साल ही उन्हें पद्म विभूषण भी दे दिया गया। 11 सितंबर 1987 को महादेवी नहीं रही। जो गूंजती थी वह हस्तक्षेपकारी आवाज नहीं रही। महादेवी नहीं रही तो एक स्त्री के अकेलेपन को कहने वाली नहीं रही। एक स्त्री के जूझने का दृश्य नहीं रहा। एक स्त्री की सामाजिकता का दृश्य भी नहीं रहा। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। सखी सुभद्रा ने यह गीत जैसे महादेवी के लिए ही लिखा था, उन महादेवी के लिए जिनकी माफ कीजिए आवाज खासी मर्दानी थी और जिन्हें आलोचक निर्मला जैन ने मीरा और लक्ष्मीबाई का संगमन कहा है। महादेवी नहीं रही तो हिंदी की सबसे बड़ी कवयित्री, हिंदी की सबसे बड़ी स्त्री संपादक, हिंदी की सबसे बड़ी स्त्री विमर्शकर्ता, पूरी हिंदी के इतिहास की सबसे बड़ी संस्था निर्मात्री, हिंदी की सबसे बड़ी इंटेलेक्चुअल एक्टिविस्ट की यात्रा को विराम मिल गया, जिसने लिखा था पथ मेरा निर्वाण बन गया। महादेवी का रचना कर्म अब तक 5-6 पीढ़ियों के साथ अपने रिश्ते बना चुका है। पिछले 20 सालों से वे नहीं हैं, लेकिन उनका काम हमारे बीच है जो वह कर गई हैं, और लोक मंगल की वे प्रार्थनाएं जो उन्होंने हर एक के लिए की। सब आंखों के आंसू उजले, सबके सपनों में सत्य पला कहकर वह विश्वास जो उन्होंने मनुष्य पर किया, उसकी आहटें हमें जब तब सुनाई देती हैं। अकेले पड़ने पर हमारे बियाबान में उनकी जिद गूंजती है,
कि हर रस्म रिवाज की जांच हो। हमारे पास उनकी सूझ और तरकीबें हैं और अंतःकरण का वह प्रभुत संगीत जो हमें अपने मनुष्य होने की याद दिलाता है।